देखिए, जो कल टॉपिक हम लोग पढ़े थे यूनिट 1.2, उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, है ना। अगर हम इसकी हिंदी कहें तो आवास एवं पुनरावास और गतिविधि सीमा या गतिविधि लिमिटेशंस के मीनिंग और अवधारणा को हमें समझना है ना। कॉन्सेप्ट के बाद कॉमा, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। आइए इस टॉपिक को आज समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पुराने टॉपिक पे जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसको जानेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप एंड डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, है ना, यानी क्षति, अक्षमता एवं दिव्यांगता। तो हम लोग पढ़ते टाइम ये समझ पाए कि क्षति का मतलब क्या है, जब हमारे कुछ ऐसी विकृति या कुछ ऐसी समस्याएं जो आंगिक स्तर पर हो, है ना, उतक लेवल पर हो, तब हम कहते हैं कि हम इम्पेयर्ड हो गए हैं। और जब वो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी जो समस्या का जो स्तर है वो कार्यात्मक स्तर पर हो जाए, है ना, फंक्शनल लेवल पर, तब हम कहते हैं कि हम डिसेबल्ड हो गए, है ना। फिर जब वो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए या ऐसा रूप ले ले कि अब हम सोशल जो हमारी लिमिटेशन है, सामाजिक लिमिटेशन की बात होने लग जाए या सामाजिक स्तर पर हो जाए, सोशल स्टेटस पर आ जा बातें, तब हम कहते हैं कि हम हैंडीकैप हो गए, जिसको हम लोग दिव्यांग भी कह रहे थे। हम लोगों ने एक बात और जाना, ये कि दिव्यांगता को डिफाइन अगर करना है या किसी को हम सर्टिफाइड डिसेबिलिटी कहें तो 40% डिसेबिलिटी होना मैंडेटरी है। जब कोई 40% डिसेबल्ड होगा तभी हम कहेंगे कि व्यक्ति दिव्यांग है। अदरवाइज वो दिव्यांग में नहीं आएगा, वो डिसेबल्ड में आ सकता है, वो इम्पेयरमेंट में आ सकता है ना, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो दिव्यांग नहीं होगा। अभी हम एक पॉइंट आया आपके पास, एक्टिविटी लिमिटेशंस। देखिए, एक्टिविटी लिमिटेशंस यानी गतिविधि सीमा, जो भी आप एक्टिविटी डेली लाइफ में अपने करते हैं उनकी कुछ सीमाएं, यानी वो आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए, है ना। जिस लेवल पर आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी गतिविधि है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो एक व्यक्ति को एक एज अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी हमारे उम्र के अनुसार जो परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए या हमारी मानसिक क्षमता के अनुसार जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जब वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेशंस वाली समस्याएं हैं। वो कोई समस्या नहीं, एक कंडीशन है, कह सकते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेड है ना, किसी भी कारण से। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। गतिविधि सीमा स्वास्थ्य, विकलांग या विकलांगता का एक आयाम है जो सामान्य गतिविधियों, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, है ना, जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसके कारण या किसी सामान्य गतिविधियों को करने में लंबे समय से चली आ रही सीमा को इंगित करता है। तो यानी गति सीमा क्या है, यदि किसी काम को या किसी एक्टिविटी को करने में लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म कोई हमें समस्या हो रही है, कई दिनों से समस्या हो रही है, उस एक्टिविटी को उतनी जल्दी संपन्न कर पाने में जितनी देर में करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेशन वाली समस्याएं हैं, गतिविधि सीमा वाली स्थिति है बच्चे के अंदर। इस अवधारणा पर आधारित संकेतकों का उपयोग जनसंख्या स्तर पर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, विकलांगता और संबंधित असमानताओं और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। देखिए, अगर हम इस पे डिस्कस करें कि एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या क्या मतलब महत्व, क्या चीजें हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो हम देखते हैं कि जब हम दिव्यांग टीचर बनने वाले हैं, दिव्यांग बच्चों के टीचर बनने वाले हैं, तो हमें ये जानना होता है कि बच्चे की एक्टिविटी कितनी है, कितना परफॉर्मेंस कर पाता है, कितनी जल्दी सीख पाता है ना, क्या आईक्यू लेवल है ना, चीजों तक रीच कितनी है, पहुंच कितनी है ना, या रिप्लाई कितनी फास्ट कर पाता है। इन सारी चीजों को जब हम लोग बच्चे में देखते हैं तो उसके आधार पर ही हम लोग निर्णय लेते हैं कि हमें बच्चे के साथ कैसे काम करना है, या बच्चे को अगर कोई हमें निर्देश देना है तो हमें कैसे देना है, कोई प्रॉम्प्ट करना है तो कैसे करना है, अगर हमें पुनर्बलन देना है तो कैसे देना है। ठीक, ये सारे बिंदु इसलिए जानना जरूरी है ताकि एज अप्रोप्रिएट, नीड अप्रोप्रिएट, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन संभव हो पाए। इन्हीं चीजों के लिए हम लोग जज करते हैं या एक मूल्यांकन करते हैं कि देखें कि बच्चा किस लेवल पर है, चाहे वो
क्लिनिकल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे के फंक्शनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चे के क्रियात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, या चिकित्सकीय मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम जान पाए कि बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करवाना है, कहाँ सुधारना है, किन एक्टिविटीज में बच्चे को ज्यादा लगाना है, किन एक्टिविटीज में कम लगाना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको करने में बच्चे को समस्या आती है। तो ये जानने के लिए ये सब चीजें पता चल पाए, इसलिए एज ए स्पेशल एजुकेटर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चा किस स्टेज पे है, कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। लास्ट लाइन पढ़ेंगे इसकी। गतिविधि की सीमा किसी कार्य या क्रिया को संपादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है। जो एक्टिविटी लिमिटेशन है वो है क्या, किसी भी एक्टिविटी को करना है, अपने उसके में परफॉर्म करना है, तो जो हर्डल्स है, जो रुकावट है ना, जो कठिनाइयां हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस। जिन कठिनाइयों की वजह से हम लोग एक्टिविटी को या किसी भी गतिविधि को समय से नहीं कर पा रहे हैं, वही है एक्टिविटी लिमिटेशंस। आइए थोड़ा सा एक चार्ट आपके सामने है, इसको देखते हैं। एक बार में आप लोगों को दिख जाइए, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, देखिए हेल्थ कंडीशंस की बात हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने कल जाना कि स्वास्थ्य क्या है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सोशल रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा है, ठीक ठाक महसूस कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य है। अगर किसी की हेल्थ कंडीशन खराब है तो या तो कोई डिसऑर्डर होगा या कोई डिसीज होगी, है ना। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति अनहेल्थी फील कर रहा है। किस वजह से अनहेल्थी फील कर रहा है? या तो मतलब डिसऑर्डर और डिसीज एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन एक ही जैसा मानिए। तो कोई बीमारी है व्यक्ति में तो वो अनहेल्थ फील करता है, यानी कुछ बीमार सा महसूस करता है, कुछ सुस्त महसूस करता है। कल हम लोगों ने जाना कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी एक नेचुरल कंडीशन है, एक संक्रामक स्थिति होती है जो हर एक व्यक्ति में आती रहती है, नेचुरल है। ठीक, हम लोगों ने थोड़ी बहुत लापरवाही रखी तो हम बीमार होने लगते हैं, जुकाम होने लगता है या फिर बुखार होने लगता है, या और भी कई तरह की बीमारियां हैं वो हमारे अंदर आने लगती हैं। लेकिन यदि हमने ये चर्चा किया कल, यदि बीमारी अपना रूप बड़ा कर जाए, आक्रामक बनती जाए बीमारी, हम उस पर ध्यान ना दे पाए, उसको कम करने के लिए प्रयास ना कर पाए, तो हम देखेंगे कि वो हमारी बॉडी फंक्शन या बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस लाने लग जाएंगे, जो 3 तरह के इफेक्ट पड़ेंगे यदि बीमारी का हमने समय से इलाज नहीं किया। तो देखिए आपके चार्ट में बना हुआ है कि 3 टाइप के इस तरह से इफेक्ट, ये प्रभाव अपने छोड़ते हैं, है ना, जो बेसिक है। पहला कि बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई समस्या आने लगती है। अगला एक्टिविटी लिमिटेशंस वाली समस्या आने लगती है। इससे अगला है कि पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम होती है। आइए समझते क्या है ये बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर। मतलब यदि बॉडी फंक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर आप इंपेयरमेंट वाली कंडीशन से होते हुए, है ना, फिर आप डिसेबिलिटी और दिव्यांगता तक जा सकते हैं। हो सकता है कि आप इंपेयर्ड हो जाएं। इंपेयर्ड होने पे यदि इलाज वगैरह हो गया, डॉक्टर क्लिनिकल असेसमेंट के बाद आपका क्लिनिक संभव हुआ, यानी आपका इलाज संभव हुआ, तो मे भी कि आप आगे डिसेबिलिटी तक, दिव्यांगता तक ना जाएं। लेकिन यदि नहीं संभव हुआ या आप और अधिक लापरवाही किए, अच्छे ट्रीटमेंट ऑफ लेवल्स नहीं रहे, या फिर ऐसी बीमारी से आप ग्रसित हो गए जिसका क्योर नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप इम्पेयर्ड हो जाएं, और हो सकता है कि आप डिसेबल्ड भी हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप दिव्यांग भी हो जाएं। वो डिपेंड करता है कि कैसी डिसीज है, कैसी बीमारी है, उसका क्योर है कि नहीं है। यदि क्योर है तो हम लोगों ने उस अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिसीज हमने ध्यान दिया अपने बॉडी पे कि नहीं दिया। तो बॉडी फंक्शन यदि प्रभावित होगा तो इम्पेयरमेंट वाली कंडीशन होगी, है ना। साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, मेंटल लेवल पर भी हो सकती है। हम लोगों ने चर्चा किया कि सोशल लेवल पर भी हो सकती है। और जब सोशल लेवल की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि हम दिव्यांगता की कैटेगरी में आने लगते हैं। इसी तरह से जो अभी देखिए बॉडी फंक्शन वाली यदि प्रॉब्लम आई तो हम कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट, दिव्यांगता की तरफ बढ़ते रहे हैं। हो सकता है कि ना भी बढ़े, वो डिपेंड करता है कि कैसी डिसीज है। एक्टिविटी लिमिटेशंस के क्या है, यदि कोई भी बीमारी आपको होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो आपने देखा होगा कि आपके जो डेली परफॉर्मेंस है, डेली एक्शन है, डेली लिविंग स्किल्स है, जैसे खाना खाना, ब्रश करना, नहाना, घूमना, है,
वॉशरूम यूज करना, अपने जो दैनिक जीवन कौशल है। आप कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर ले अपने आप को, या तो प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए। बच्चों को शांत रखें। चलिए देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यदि आप किसी डिसीज से ग्रसित हैं तो आप पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है, 1 मिनट में इनको म्यूट कर दूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, डिसीज का जो आपके दैनिक जीवन कौशल पे लिमिटेशंस आने वाली हैं, वो होती हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस। कार्यात्मक या जो भी गतिविधि सीमा जो है उसको हम कह सकते हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमारे दैनिक जीवन कौशल पे, हमारी जो दिनचर्या है उस पे, या हमारे जो रोजमर्रा के काम है उन एक्शंस पे, उन टास्क को डायरेक्ट प्रभाव डालती है डिसीज। ये आप लोगों ने फेस किया होगा, ऐसा होता है। पार्टिसिपेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है डिसीज या हेल्थ का, हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशन में हम इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाते। जो हमारे दैनिक जीवन के सहभागिता के एक्टिविटीज है उसमें हम सहभागी नहीं हो पाते। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, है ना, हम दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डिसीज में हैं, हमारे हेल्थ कंडीशन वीक है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेशन वाली स्थिति आती है, हम एग्जाम को फाइट नहीं कर पाते, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो आईक्यू लेवल है, चाहे वो डिसीज की वजह से चाहे किसी वजह से, वो हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है कि हम ये काम कर पाए। जो हमारे दैनिक लाइफ के जो टास्क हैं, जहां हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो सोशल टास्क हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे स्कूल से संबंधित हो, है ना, चाहे हमारे परिवार से संबंधित हो, हम देखते हैं कि हम उन विभिन्न टास्क में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। क्यों होता है? ये डिसीज की वजह से। देखिए, इन तीनों बिंदुओं पे को हमने पढ़ा तो हम लोगों ने एक बिंदु जाना, एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या है, एक्टिविटी या गतिविधि सीमा क्या है। जो डायरेक्ट इफेक्ट आपको पड़ रहा है, बेसिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों पड़ रहा है? हो सकता है कि आप किसी डिसीज से ग्रसित हैं, या आप किसी दिव्यांगता से ग्रसित हैं, या दिव्यांगता के सिम्टम्स में हैं, आप वो लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी या गतिविधियां कुछ प्रभावित होंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यदि आपकी आंखों से लगातार पानी आ रहा है, आप अपने हाथों से बार बार आंखों को रगड़ रहे हो, वो रेड होती जा रही हैं, आप देखेंगे कि आपका देखना प्रभावित हो रहा है। ज्यादा तेज धूप में आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना, या किसी चीज पे लगातार ध्यान नहीं बना पा रहे हैं। हो क्या रहा है? ये एक छोटा सा डिसऑर्डर है या इन्फेक्शन है आंख में, और उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी लिमिटेशंस प्रभाव हो रही है ना, आपकी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, आप देख के प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे यदि कान में कोई समस्या है, छोटी ही समस्या है, लेकिन आप लगातार कान में उंगली डाल के खुजली कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कान में पानी चला गया हो या कुछ कंकड़ हो, जिसकी वजह से आप सुनना प्रभावित हो रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से बहुत तेज साउंड सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ देर तक हम स्लो साउंड को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे कान एकदम से तेज साउंड सुनने के लिए तैयार हो गया है। यदि ये चीजें बहुत दिन तक होती हैं, अचानक से तो किसी के साथ भी होता है, लेकिन यदि बहुत समय तक हो रही है, तब हम कहते हैं कि एक्टिविटी हमारी लिमिटेड होती जा रही है, हम एक्टिविटी लिमिटेशंस वाली स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान है, एक्टिविटी लिमिटेशंस कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब दिव्यांगता नहीं है। वो जस्ट एक इफेक्ट है इन दिव्यांगता का, इन बीमारियों का, इन डिसऑर्डर्स का, इन डिसीज का, है ना, इन डिसेबिलिटीज का एक इफेक्ट मात्र है। मैं कह सकता हूं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ता है या डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ रहा है, वो इन बीमारियों की वजह से या डिसऑर्डर्स की वजह से या दिव्यांगता की वजह से हमारे दैनिक जीवन कौशल पे, हमारे रोजमर्रा के क्रियाओं पे। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली। अब जब एक्टिविटी लिमिटेड होगी या बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव होगा या पार्टिसिपेशन लेवल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर को समझने से पहले आइए थोड़ा पर्सनल फैक्टर समझते हैं। इन सारी कंडीशंस का जो पर्सनल फैक्टर या प्रभाव पड़ेगा या व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा, वो ये पड़ सकता है कि आप औरों की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे अपना,
आप अपने एज अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, अपने आईक्यू लेवल के मतलब एज के अप्रोप्रिएट आईक्यू लेवल प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, आप अपने खुद के जो पर्सनल टास्क हैं उनको करने में कठिनता महसूस करेंगे या समस्या महसूस करेंगे, है ना। जो पर्सनल टास्क है डेली जीवन के, यानी मान लीजिए आपको साइकिलिंग ही करनी है, मान लीजिए आपको ड्राइविंग ही करनी होती है, या कपड़े ही पहनना है, इतनी ज्यादा एक्टिविटी लिमिटेशंस आ गई कि हम वो पर्सनल टास्क नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी समस्याएं पर्सनल लेवल पर आती हैं, और पर्सनल लेवल का प्रभाव ही हमें मतलब कि अन्य लोगों से अलग करता है, और हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे पर्सन टू पर्सन डिफर होने लगते हैं। आइए थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर जाने। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है कि हम सोशली लोगों से अलग होने लग जाएंगे, लोगों से कटने लग जाएंगे, समाज की विभिन्न एक्टिविटीज में अपना सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि हम जो भी सोशल एक्टिविटी है उनमें अपना हेल्प दे पाए या उनमें रह पाए, उनमें काम कर पाए। तो इस तरह के बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हमें प्रभावित करते हैं। तो वातावरणीय कारक जो है आप लोगों ने समझा, और जो व्यक्तिगत कारक है वो भी आप लोगों ने समझा। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाई ये था एक्टिविटी लिमिटेशंस, है ना, गतिविधि सीमा। कोई एक बच्चा मुझे बता दे, मेरी आवाज आ रही है, चीजें आप समझ रहे हैं, कोई एक बच्चा मुझे बताए। यस सर। वेरी गुड दीपचंद। और कोई? जी सर। यस सर, आ रही है। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं। सुनने के साथ हमें ये भी करते रहना होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि कोई बात जो नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया हो तो आप लिख लेना, वही काम की रहेंगी। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आपको। नहीं नाराज नहीं करेंगे, नाराज मत होया करो आप लोग, म्यूट कर लिया करो खुद ही, मुझे म्यूट करना पड़ता है। चलिए ये बिंदु हम लोगों ने समझा एक्टिविटी लिमिटेशंस। आइए थोड़ा सा हैबिलिटेशन को पढ़ते हैं। हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा मिलते जुलते टर्म्स हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है, लेकिन अभी पढ़ने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या डिफरेंट है हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसको हिंदी में हैबिलिटेशन को आवास और रिहेबिलिटेशन को पुनरावास कहते हैं, है ना। देखिए हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल और कार्य प्रणाली प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधार में मदद करना है। ठीक, आगे देखिए, बाल रोगियों के लिए हैबिलिटेशन थेरेपी का उद्देश्य अक्सर बच्चों के मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना होता है जिसे उन्होंने अभी पूरा नहीं किया। इतने से ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। वो टास्क हमें बच्चों को सिखाना होता है या दिव्यांग व्यक्तियों को सिखाना होता है जो अभी वो सीखे ही नहीं है, यानी एज उनकी सीखने वाली ही नहीं हुई है, अभी उन एक्टिविटी, उन टास्क, उन स्किल्स, उन नॉलेज को बच्चे तक पहुंचाया ही नहीं गया है। इसको हम लोग आवास कह रहे हैं। बाय द वे मान लीजिए अब कहूं कि अभी छोटा बच्चा है, बोलना तो सब सीख ले रहा है अपने आप, वो काम करना नहीं सीख रहा है, ब्रश करना नहीं सीख रहा है ना, या हम देख रहे हैं कि वो रनिंग नहीं कर पाता, कुछ उसके पैर में समस्या है, फिजिकल इशू है, तो हम उसको सिखा रहे हैं कि रनिंग करना है। या देखिए आप लोग अनम्यूट क्यों करते हैं जब कुछ बोलना नहीं है तो? मजा आता है क्या? अभी बता देंगे अजमत परवीन जी, एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में फिर बता देंगे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ऐसे टास्क जो अभी बच्चे ने सीखा नहीं है उसको हम सिखा रहे हैं, सिखाना है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो चाहे दिव्यांग नहीं हो, कोई भी बच्चा हो, तो उनको हम कहते हैं हैबिलिटेशन, आवास, जो हम फर्स्ट टाइम बच्चे को सिखा रहे हैं, या तो सीखा हुआ है लेकिन स्किल्ड नहीं है, अच्छे से सीखा हुआ नहीं है, तो हम उसको सिखाते हैं, यानी जो पहली बार सिखा रहे हैं। जैसे आपको लिखना सिखाया अगर बच्चों को, हम देख रहे हैं कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल, देखिए यहाँ पर मोटर कौशल आया है ना, मोटर कौशल इंग्लिश में इसको मोटर स्किल कहते हैं, आप लोग एक बार इसको जानिएगा। मोटर स्किल मतलब
दो तरह की मोटर स्किल होती है, एक फाइन मोटर, एक ग्रोस मोटर। फाइन मोटर मतलब जो छोटी छोटी एक्टिविटी जिनको करने के लिए आप अपने फिंगर्स का यूज करते हो, जैसे लिखना, मोतियों में धागा डालना, है ना, माला बनाना, ठीक है, या गेहूं से मान लीजिए अनाज से कंक्रीट अलग करना, ये छोटी छोटी एक्टिविटी जिनमें आप फिंगर्स का यूज कर रहे हैं उनको हम लोग फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और वो एक्टिविटी जिनमें आपके मांसपेशियां यूज होती हैं, बॉडी की मसल्स यूज हो रही है, उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं टेबल उठा के दूसरे कमरे में ले जाना, है ना, मसल्स यूज हो रही हैं। ऐसे हेलो। ही आप, हाँ बताइए। जो सर फाइन मोटर स्किल कह रहे हैं उसको माइक्रो भी कहते हैं ना सर? नहीं, माइक्रो दूसरा हुआ, माइक्रो जो है दूसरा हुआ है, उसी से संबंधित, मतलब उस तरह के टर्म है, लेकिन ये फाइन एंड ग्रोस स्पेशल एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। माइक्रो और मैक्रो वो दूसरा हुआ, है ना। जी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मांसपेशियों का यूज जिसमें हो रहा है बॉडी का, उसको हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बेडरूम में बेड को इधर उधर करना है, अलमीरा को इधर उधर करना है, ग्रॉस मोटर स्किल हुआ। या टेबल हैवी उठा रहे हैं, चेयर को उठा रहे हैं, तो जिनमें मसल्स यूज हो रही हैं, मतलब बड़ी मसल्स, छोटी मसल्स नहीं, बड़ी मसल्स जिसमें यूज हो रही हैं उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। और इनमें छोटी मसल जैसे फिंगर्स की मसल यूज हो रही हैं तो हम उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कॉपी पे लिख रहे हैं सर, तो कॉपी में लिखते टाइम तो हम हाथ में कॉपी पकड़े हुए तो ग्रॉस मोटर स्किल हुआ, वहां हम फाइन मोटर स्किल को यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना। दोनों मोटर स्किल्स एक साथ हम यूज करके अपने दैनिक जीवन कौशलों को करते हैं। मेरा कहना यहाँ पर टॉपिक को लेके ये था हैबिलिटेशन को, कि वो स्किल्स जो हम बच्चे को या किसी व्यक्ति को पहली बार सिखा रहे हैं, या एक्टिविटीज तो बच्चा सीखा हुआ है, कुछ उसमें सुधारात्मक मदद कर रहे हैं, सुधारात्मक मदद कर रहे हैं, दोबारा से नहीं सिखा रहे हैं। तो जो वो सुधारात्मक एक्टिविटी है, जो करेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो है हैबिलिटेशन। उदाहरण के लिए देखिए लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए एक सेरेब्रल पल्सी वाले बच्चे को बैठना सीखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से आवश्यकता हो सकती है, या किसी अन्य बच्चे को अपनी ध्वनियों को सीखने के लिए स्पीच थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये दोनों कौशल ऐसे हैं जिन्हें बच्चों को पूरा करना अभी बाकी है। इस थेरेपी का उद्देश्य हैबिलिटेशन है। देखिए यहाँ जो ये टर्म लिखा हुआ है सेरेब्रल पल्सी, आप लोग या तो पढ़ चुके होंगे, आगे पढ़ेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करते ब्रेन में इश्यूज की वजह से। ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ऐसा कुछ इशू होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता, बॉडी पार्ट को सिग्नल निर्देश नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वर्क करना बंद कर देती है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी देते हैं ताकि जो बॉडी की स्टिफनेस है, कड़ापन है ना, उसको करेक्ट करके बच्चे को कुछ एक्टिविटीज सिखाई जा सके। यदि ये एक्टिविटीज हम फर्स्ट टाइम बच्चे को सिखा रहे हैं, ऐसे ही कोई स्पीच वाला बच्चा है, प्रॉब्लम हो रही है किसी पर्टिकुलर, जैसे बच्चे तुतला के बोलते हैं, है ना, या किसी किसी ध्वनि में, किसी किसी शब्द में वो मिस्टेक करते हैं, तो ऐसे में हम उसको स्पीच थेरेपी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी वो उसका सीखना बाकी है, बच्चे को ये टास्क सिखाना अभी रह गया था, इसलिए इसको हम लोग हैबिलिटेशन कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन समझे, फिर दोनों में एक लाइन में आपको डिफरेंस बता दूंगा। रिहेबिलिटेशन क्या है? पुनरावास। शब्द में से थोड़ा सा जाइए कि पुनः आवास, पुनः आवास, है ना, यानी कुछ ऐसे स्किल्स जो बच्चे ने किसी वजह से खो दिया, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, या अन्य किसी भी कारण से, जो एक्टिविटी तो बच्चा जानता था लेकिन उन कारणों की वजह से वो एक्टिविटी खो गया, तो हम बच्चे को जो री एक्टिविटी सिखाएंगे, री लर्निंग कराएंगे, उसको हम लोग कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे मुझे लिखना तो आता है लेकिन मैं अचानक से ब्लाइंड हो गया, अब मैं कैसे लिखूंगा, तो मुझे ब्रेल लिखना सिखाएंगे आप, तो मेरा रिहेबिलिटेशन हो रहा है, यानी बच्चे को उसकी बची हुई दक्षताओं का बेहतर उपयोग करना जो हम लोग सिखाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिहेबिलिटेशन, पुनरावास। ये लाइन देखो यहाँ नहीं लिखी हुई है, बच्चे को उसकी बची हुई दक्षताओं का अधिकतम उपयोग कराना या पुनः उपयोग कराना ही है रिहेबिलिटेशन, है ना।
आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने पास, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। जो बच्चों को उसकी बची हुई दक्षताओं का जो हम उपयोग करना उसको सिखा रहे हैं। देखिए कौशल स्किल्स उसको आती थी, वो योग्य था, वो आप जानता है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं कर पा रहा है, तब वो फिर से कर पाए, एटलीस्ट मैक्सिमम कर पाए, इसके लिए जो हम प्रयास करते हैं उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर कट गया, अब पैर कट जाने से बच्चा चल नहीं पाएगा, लेकिन यदि कैलिपर्स का उपयोग करें, यदि हम लोग जो आजकल वो पैर आते हैं ना, दिव्यांग बच्चों के लिए पैर भी आते हैं बने हुए, तो उनका यूज करें, है ना, तो हम देखेंगे कि वो चल पाने में सक्षम हो पा रहा है, कम चल पा रहा है लेकिन चल पा रहा है, या तो हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये है बच्चे का रिहेबिलिटेशन। एक एचआई बच्चा है, श्रवण बाधित बच्चा है, वो श्रवण बाधित हो गया, वो सुन सकता है, सुन पाने में सक्षम होता अगर उसके कान ठीक होते, तो अब हम उसको सिखा रहे हैं साइन लैंग्वेज, हम उसको सिखा रहे हैं, स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह है बच्चे का रिहेबिलिटेशन। जो बच्चे के लिए नीडफुल है वो हम उसको सिखा रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट, नीड अप्रोप्रिएट, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा अपनी बची हुई दक्षताओं का बेहतर उपयोग कर सके, इसको हम लोग कह रहे हैं रिहेबिलिटेशन। बात समझ रहे हैं ना? इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? यस सर। टू वे कम्युनिकेशन करने से थोड़ा ठीक रहता है। कुछ कुछ आप लोग भी बोलते रहिए। कोई हमें बताएगा कोई बिंदु जो समझ में भी नहीं आया हो? चलिए देखिए इसका एग्जांपल देख लिए। उदाहरण के लिए एक 30 साल का कोई व्यक्ति है जो कि एक एक्टिव रनर है, सक्रिय धावक है, एक चट्टान से गिर जाता है और उसके टखने पर, घुटने पे चोट लग जाती है। अपनी चोट के कारण यह आदमी बिना लंगड़ाए, या ये बच्चा जो है बिना लंगड़ाए चलने या दौड़ने में असमर्थ है, और पहले की तरह चलने और दौड़ने में सक्षम होने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेता है। इस चिकित्सा का उद्देश्य पुनरावास माना जाएगा, जिससे एक व्यक्ति को खोया हुआ कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। बच्चा स्किल्ड था, काम कर ले रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। तो अब हम उसको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से, या जिस तरह की भी चोट लगी हो, जिस तरह की भी बीमारी हो, उसकी मदद से फिर से उन चीजों को गेन कराने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, या बची हुई स्किल्स का बेहतर उपयोग करना बच्चे को सिखा रहे हैं। यह है रिहेबिलिटेशन, पुनरावास। ठीक है, पुनः आवास। ये टॉपिक इतना ही था जो कि खत्म हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया बिंदु? हाँ सर। चलिए, यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आया तो मैं गया नहीं हूं, मैं यही हूं, दोबारा से आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए 2 प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं। एक पूछ रहे हैं पर्सनल फैक्टर, एक पूछ रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। दोनों लोगों का नाम स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है, अजमत परवीन एंड नंदिनी कुमारी। देखिए अजमत जी, आपका जवाब पहले देते हैं हम। जो किसी भी तरह की डिसऑर्डर हो, या दिव्यांगता हो, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से हमें काम करने में समस्या आ रही है, और उसका इफेक्ट पर्सनल लेवल पर पड़ रहा है। जैसे यदि हमें हमारा एक्सीडेंट हो, हम दिव्यांग हो जाए, मान लीजिए दृष्टिबाधित हो गए,